गेहूं फूड सिक्योरिटी की रीढ़ हड्डी है, जबकि मोटा अनाज न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की नई कहानी बन रहा है। ज्वार, बाजरा, रागी जैसे अनाज लंबे समय तक ग्रामीण भारत की थाली का जो हिस्सा रहे, अब धीरे धीरे जैसे जैसे राइस और व्हीट आधारित पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत हुआ, मोटे अनाज धीरे धीरे मेन स्ट्रीम से बाहर चले गए। शहरों में इन्हें पुराने जमाने का खाना माना जाने लगा। फिर अचानक दुनिया बदली और लाइफस्टाइल डिसीज बढ़ी, डायबिटीज बढ़ी, मोटापा बढ़ा, ग्लूटेन फ्री और हाई फाइबर डाइट की डिमांड बढ़ी। तब ये मोटा अनाज, जिसे कभी कमतर समझा जाता था, वो अब हेल्थ फूड बनकर वापस आ गया। सरकार ने इसे नाम दिया श्री अन्न। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बाद ब्रांडिंग और मजबूत हुई। अब मिलेट्स को सिर्फ कहानी की किसान की फसल नहीं, बल्कि हेल्थ, एक्सपोर्ट और फूड डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटजी के रूप में देखा जा रहा है। भारत के लिए इसमें सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि भारत में मिलेट का प्रोडक्शन बहुत पुरानी परंपरा है। राजस्थान में बाजरा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ज्वार, कर्नाटक और उत्तराखंड जैसे राज्यों में रागी और ट्राइबल बेल्ट्स में छोटे मिलेट्स, इन सब का अपना मजबूत बेस है। पीआईबी के 2025-26 क्रॉप एस्टीमेट में श्री अन्न प्रोडक्शन 17 मिलियन टन के आसपास बताया गया। यानी ये कोई छोटी कमोडिटी नहीं, ये भारत की फूड बास्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या मोटे अनाज का ये ट्रेंड किसानों की आय बढ़ाएगा? क्या प्रोसेसिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री इस डिमांड को संभाल पाएगी? और क्या एक्सपोर्ट मार्केट में इंडियन मिलेट्स टिक पाएंगे? और क्या मिलेट्स सिर्फ अर्बन प्रीमियम स्टोर्स तक सीमित रह जाएंगे या फिर आम थाली में भी लौटेंगे? क्योंकि मोटे अनाज की सबसे बड़ी ताकत है कम पानी में इसका उत्पादन, इनकी दूसरी ताकत है क्लाइमेट रेजिस्टेंस, और तीसरी ताकत है न्यूट्रिशन, और चौथी ताकत है सरकारी प्रमोशन। अब क्लाइमेट चेंज का दौर है, अब पानी की कमी बढ़ रही है और अब राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे टाइम्स पर मिलेट्स एक प्रैक्टिकल विकल्प बनता दिख रहा है, और इसमें चुनौती भी कम नहीं। पहली चुनौती है यील्ड को लेकर। कई मिलेट्स की प्रोडक्टिविटी गेहूं और चावल के मुकाबले कम है। और दूसरी चुनौती है प्रोक्योरमेंट की। अगर किसान को एश्योर्ड मार्केट नहीं मिला तो वो क्रॉप शिफ्ट नहीं करेगा। और तीसरी चुनौती है प्रोसेसिंग की। मिलेट्स को क्लीन करना, ग्रेड करना, फ्लोर बनाना, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बनाना, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और अगली चुनौती है कंज्यूमर हैबिट्स। भारत का बड़ा हिस्सा गेहूं और चावल आधारित डाइट पर आदी हो चुका है। पांचवी चुनौती आती है प्राइस को लेकर। अगर मिलेट्स बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट बन गए तो आम आदमी की थाली से में इनको वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। अब एक्सपोर्ट की बात करें तो पीजा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में मिलेट्स एक्सपोर्ट वॉल्यूम 1,21,000 मीट्रिक टन रहा। ये भारत के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी हैं। बायर रेजिड्यू, मॉइस्चर, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और कंसिस्टेंसी देखते हैं। अगर इंडिया को मिलेट्स में बड़ा एक्सपोर्ट प्लेयर बनना है तो सिर्फ प्रोडक्शन काफी नहीं होगा, प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग करना भी बेहद जरूरी होगा। और अभी अपीटा ने 2026 में कर्नाटक से न्यूजीलैंड के लिए बोटेनिकल इन्फ्यूज्ड रेडी टू कुक मिलेट फंक्शनल फूड की पहली सी शिपमेंट फैसिलिटेट की है। और ये छोटा शिपमेंट हो सकता है, लेकिन सिग्नल बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है कि भारत फिलहाल रॉ मिलेट में आगे बढ़कर वैल्यू एडिड मिलेट प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ना चाहता है, और यहीं से असली फर्क पैदा होगा। अगर भारत सिर्फ ज्वार, बाजरा और रागी को रॉ ग्रेन के रूप में बेचेगा तो मार्जिन लिमिटेड होगा। और अगर भारत मिलेट नूडल्स, मिडल पास्ता, रेडी टू क्विक मिक्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, हेल्थ स्नैक्स और फंक्शनल फूड्स बनाकर बेचेगा तो किसान से लेकर प्रोसेसर और एक्सपोर्टर तक वैल्यू चेन मजबूत हो सकती है। अब आप गेहूं और मिलेट्स को साथ रखकर देखेंगे तो गेहूं भारत की खाद्य सुरक्षा है, मिलेट्स भारत की पोषण सुरक्षा और क्लाइमेट रेजिलियंस का रास्ता है। गेहूं में सरकार का रोल बहुत बड़ा है, मिलेट्स में मार्केट डेवलपमेंट का रोल बहुत बड़ा है। गेहूं में कंज्यूमर बेस तय है और मिलेट्स में कंज्यूमर बेस अभी बनाना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं का बाजार तो मैच्योर है और मिलेट्स का बाजार फिलहाल ग्रोइंग है। गेहूं में भाव की चिंता महंगाई से जुड़ी है, जबकि मिलेट्स में भाव की चिंता अडॉप्शन और अफोर्डेबिलिटी से जुड़ी है। अब अगर हम इसे किसान के नजरिए से देखें तो अगर गेहूं की कीमतों में हलचल आती है तो किसान को एमएसपी और प्रोक्योरमेंट का सहारा है, लेकिन मिलेट्स में कई जगह ऐसा मजबूत प्रोक्योरमेंट नेटवर्क नहीं है। इसीलिए किसानों को मिलेट्स की ओर ले जाना है तो सिर्फ भाषण काफी नहीं होगा, उन्हें सीड, एश्योर्ड प्राइस, प्रोसेसिंग सेंटर, बायर लिंकेज और स्टोरेज सपोर्ट चाहिए। अगर सरकार कहती है कि श्री अन्न भविष्य है तो भविष्य बनाने के लिए मंडी भी चाहिए, मार्केट भी चाहिए और कंज्यूमर भी चाहिए। अब आप इसे ट्रेडर और प्रोसेसर के नजरिए से भी देखिए। गेहूं में फ्लोर मिल्स, स्टॉकिस्ट और गवर्नमेंट पॉलिसी सबसे अहम है, लेकिन मिलेट्स में प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग और अर्बन डिमांड ज्यादा अहम है। आज शहरों में मिलेट्स कुकीज, मिलेट फ्लेक्स, मिलेट आटा, मिलेट्स डोसा मिक्स, मिलेट नूडल्स, मिलेट स्नैक्स, ये सब बिक रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डिमांड
मास स्केल पर टिकेगी या सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस नीचे मार्केट तक ही रहेगी। अगर मिलेट्स को स्कूल मील्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स और इंस्टीट्यूशनल किचन्स में जगह मिली तो डिमांड स्टेबल हो सकती है, लेकिन अगर डिमांड सिर्फ प्रीमियम पैकेजिंग तक सीमित रही तो किसानों को बड़े स्केल पर फायदा मिलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब आप इसका ग्लोबल एंगल भी समझिए। दुनिया क्लाइमेट रेजिलेंस क्रॉप्स की तरफ देख रही है। पानी कम हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर बढ़ रहा है और ऐसे में मिलेट जैसे क्रॉप की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। एक ग्लोबल रिव्यू के मुताबिक इंडिया और चाइना लीडिंग मिलेट्स प्रोड्यूसिंग नेशन में शामिल है और टुगेदर ग्लोबल प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा रखते हैं। इसी रिव्यू में एफएओ के हवाले से ग्लोबल मिलेट्स प्रोडक्शन 2021 में 28.33 मिलियन टन मीट्रिक से बढ़कर 2023 में 30 मिलियन के पार पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि मिलेट्स का ग्लोबल स्पेस तो बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपोर्ट अपने आप बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग बेहद जरूरी है। अब आने वाले समय की अगर बात करें तो आने वाले समय में गेहूं के लिए 3 चीजें अहम होंगी। पहली, ग्लोबल व्हीट सप्लाई, खासकर अमेरिका, रूस, यूरोप और यूक्रेन की क्रॉप। दूसरी, भारत का एक्चुअल प्रोक्योरमेंट और गवर्नमेंट स्टॉक कंफर्ट। और तीसरी, मौसम यानी हीट वेव, बारिश और अगले रबी सीजन की सोइंग कंडीशन। अगर ये तीनों फैक्टर्स स्टेबल रहे तो गेहूं में बहुत बड़ी तेजी की संभावना लिमिटेड रह सकती है, लेकिन इनमें से किसी भी एक में झटका आया तो मार्केट सेंटीमेंट पूरा बदल सकता है। और यहाँ मिलेट्स के लिए भी यही 3 चीजें अहम होंगी। पहली, सरकारी खरीद और प्रमोशन कितना जमीन पर उतरता है। दूसरा, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स कितनी तेजी से बनाए जाएंगे। और तीसरा, कंज्यूमर डिमांड और ट्रेंड रहती है या फिर रेगुलर फूड हैबिट बनती है। अगर मिलेट्स रेगुलर फूड हैबिट में आ गए तो ये भारत के किसानों के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है, लेकिन अगर ये सिर्फ अर्बन फैशन बनकर रह गया तो इसका फायदा लिमिटेड होगा। तो कंक्लूजन ये है कि गेहूं अभी भी भारत की फूड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रोडक्शन एस्टिमेट मजबूत हैं, लेकिन वेदर और ग्लोबल रिपोर्ट्स मार्केट को अलर्ट रख रही हैं। मोटे अनाज यानी श्री अन्न भारत की नई न्यूट्रिशन और एक्सपोर्ट स्टोरी है। इसमें संभावनाएं बड़ी हैं, लेकिन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनना बाकी है। एक तरफ गेहूं है जहां सरकार को महंगाई और सप्लाई को बैलेंस करना है, दूसरी तरफ मिलेट्स हैं जहां सरकार, इंडस्ट्री और किसानों को मिलकर डिमांड बनानी है। तो आने वाले समय में भारत की अनाज रणनीति सिर्फ ज्यादा उत्पादन की नहीं होगी, ये रणनीति होगी सही फसल, सही मार्केट, सही प्रोसेसिंग और सही कंज्यूमर डिमांड की। क्योंकि गेहूं पेट भरता है, मोटा अनाज पोषण देता है और किसान को फायदा तो तभी मिलेगा जब दोनों के लिए बाजार मजबूत होगा। भारत के अनाज बाजार का असली सवाल अब यही है कि क्या गेहूं की सप्लाई स्टेबिलिटी बनी रहेगी। क्या श्री अन्न सिर्फ कैंपेन से आगे बढ़कर किसान की इनकम स्टोरी बनेगा, और क्या भारत दुनिया को यह दिखा पाएगा कि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी दोनों एक साथ चल सकती हैं।